नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। सचिवों को इस माह अपने प्रभार वाले जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा के सीएम ने दिए निर्देश। सभी डीएम ब्लॉक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए नियमित तौर पर लगाएंगे शिविर। देहरादून प्रशासन ने की नदियों और नहरों में सामूहिक छठ पूजा आयोजन की मनाही। जिलाधिकारी ने जारी की एसओपी। लोगों से की सार्वजनिक स्थानों के बजाय घरों में ही सूर्य को अर्घ्य देने की अपील। स्ट्रीट वेंडरों के लिए देहरादून नगर निगम में शुरू हुआ 2 दिवसीय लोन मेला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मेले में दिए जा रहे 10,000 रुपए के लोन। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार के निकट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में शुरू होगी टाइगर सफारी। 26 करोड़ की लागत से 70 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेंगे 2 टाइगर बाड़े। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलों के प्रभारी सचिवों को इस माह के अंत तक अपने जिलों का भ्रमण कर विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी सचिव भ्रमण के दौरान संबंधित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविरों का आयोजन करें। डीएम और एसडीएम को नियमित रूप से संचालित किए जाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर तक सचिवालय स्थित सभी अनुभाग ई ऑफिस के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए सरकार ने अधिकारियों को जिलों में भेजने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मंत्री भी जिलों का दौरा करेंगे। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इस ध्येय को लेकर अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। पहले मंत्रीगण गए हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालयों पर गए हैं, अब अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक जो लाभ की स्थिति होनी चाहिए जनता के हित में, वो नजर आएगा। और एक अच्छी पहल तेजी के साथ ये हो रही। उत्तराखंड सरकार ने एहतियाती उपायों के तहत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले। स्कूल खुलने के कुछ दिन के भीतर ही तमाम स्थानों पर शिक्षक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कई स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद किया गया। इन स्कूलों को दोबारा खोलने से पहले शिक्षकों का कोरोना टेस्ट किया गया था। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ये स्कूल दोबारा खोले गए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि स्कूलों में समुचित सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को पूरी तरह खोले जाने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, बीमारी बहुत बड़ी है, इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इन्हें सब देखते हुए कई महीने से स्कूल बंद थे। और जैसे जैसे कुछ केस कम हुए हैं और जो हमारे पहाड़ी जो प्रदेश है, इसकी परिस्थितियां कुछ अन्य जगहों की अपेक्षा भिन्न है। इस नाते प्रयोग के तौर पे जब सब कुछ अनलॉक होना चालू हो गया तो हमने भी जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होने थे कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रयोग के तौर पर स्कूल खोला। लेकिन अभी तक भगवान की ऐसी कृपा है और ये कृपा आगे भी भगवान का बनी रहे, ताकि किसी बच्चे को अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद सल्ट विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरेंद्र सिंह जीना सल्ट विधानसभा से सदस्य चुने गए थे। स्वर्गीय जीना का 12 नवंबर को निधन हो गया था, लिहाजा ये सीट 12 नवंबर से खाली मानी गई है। इसी के साथ सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का समय है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव भी संभव है। हालांकि चुनाव आयोग के स्तर से ही ये तय होना है कि इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं। सल्ट विधानसभा 49 निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 नवंबर को बहुत दुख की बात है कि माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह जीना का आकस्मिक निधन हुआ। उससे हुई रिक्ति के संबंध में हमने एक अधिसूचना जारी की है
जो निर्वाचन आयोग को भारत सरकार में भेज दी जा चुकी है। विधानसभा भवन में आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में पुंछी आयोग और सांस्कृतिक शिक्षकों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। ये उप समिति पुंछी आयोग की संस्तुतियों के संबंध में अपनी राय सरकार को सौंपेगी। बैठक के बारे में मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि केंद्र ने वर्ष 2007 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में और बाकी उसमें हमने जो पुंछी आयोग की सिफारिशें थी, हमारी कमेटी ने मंत्रिमंडल के लिए सिफारिश की है, उस पर सहमति दी है। देहरादून प्रशासन ने 20 नवंबर को होने वाली छठ पूजा के संबंध में एसओपी जारी कर दी है। इसमें नदी किनारों, नहरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर छठ पर्व के आयोजन की मनाही की गई है। जिलाधिकारी ने लोगों से छठ पर सार्वजनिक स्थलों के बजाय अपने घरों में ही पूजन करने और अर्घ्य देने की अपील की है। एसओपी में कहा गया है कि सभी श्रद्धालु कोविड से बचाव के लिए 2 गज दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क अवश्य पहने। कंटेनमेंट जोन में छठ पूजा का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। लोगों से घरों में ही छठ पूजा कार्यक्रम के दौरान अधिक संख्या में न एकत्र होने और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत छठ पूजा के कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए देहरादून नगर निगम परिसर में आज 2 दिवसीय लोन मेला आरंभ हुआ। इस मेले में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडरों का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ। ऐसे वेंडरों को योजना में लोन देने का प्रावधान है। भारत सरकार की एक योजना है जिसको पीएम स्वनिधि बोलते हैं। अभी कोरोना के समय में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स का जो व्यवसाय है काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो उनको वर्किंग कैपिटल लोन देने की ये योजना है जिसमें 10,000 रुपये एक बार का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है और यदि वेंडर समय से चुका देता है उसको, तो उसको दोबारा भी लोन वो ले सकता है। इसमें जो 7% की सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है, इसके अलावा हमारे प्रदेश में भी 2% सब्सिडी अलग से दी जा रही है, यानी कि कुल 9% की सब्सिडी जो भी स्ट्रीट वेंडर लोन लेते हैं उनको मिलती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो नुकसान उनका हुआ था, एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन दे करके उनका जो व्यवसाय है उसको पुनर्जीवित किया जा सके और जो लोग बाहर से लौट करके आए हैं हमारे प्रदेश में उनको भी कोई एक नया व्यवसाय उनको खोलने में सुविधा हो। तो इस तरह का लोन है, ये इस तरह की ये योजना है, तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये लोन मेला यहाँ पे लगाया है। बल्कि कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने निर्देश किया था कि पूरे प्रदेश में इस तरह के लोन मेले कल और परसों लगने हैं, तो उसी के तहत ये लोन मेला लगाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने राज्य में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 10 एम्बुलेंस और 10,000 पीपीई किट दी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास में इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एम्बुलेंस पर्वतीय जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात की जाएं, जिससे आम लोगों को बीमारी के दौरान उपचार कराने में इन एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। बावजूद इसके अभी काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौड़ी जिले में कोटद्वार के निकट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में इन दिनों टाइगर सफारी की तैयारियां चल रही हैं। टाइगर सफारी की शुरुआत से पौड़ी और कोटद्वार क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से पाखरों में 35-35 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 2 बड़े टाइगर बाड़े बनाए जाएंगे। टाइगर सफारी जो है इसमें एनटीसीए, सीजेडे और भारत सरकार सभी स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और ये जो टाइगर सफारी की स्थापना है, इससे जो स्थानीय क्षेत्र है, खास करके जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पर्यटन है, वो मैक्सिमम पर्यटन जो है वो रामनगर क्षेत्र में विकसित है। तो यदि ये टाइगर सफारी स्थापित होती है तो उससे
पौड़ी का कोटद्वार क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पर्यटन की कई संभावनाएं बढ़ेंगी। जो सीजेडे से जो प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है टाइगर सफारी के लिए, उसमें 2 बाड़े टाइगर्स के बनाए जाने हैं जो लगभग 35-35 हेक्टेयर के होंगे। उसमें टाइगर्स रखे जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी बाड़े हैं जो रेस्क्यू सेंटर और अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल आएंगी। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन सेंटर, रिसेप्शन सेंटर, फूड कोर्ट, सोवेनियर शॉप, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। वहीं पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने भारत के विभिन्न टाइगर रिजर्व की सैर की है, लेकिन जो सुंदरता और शांति और जैव विविधता उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है वो अन्य जगह नहीं। यहाँ जंगली जानवरों के साथ ही कई प्रकार के पक्षी भी आसानी से देखे जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व में जा चुका हूँ, लेकिन जो इस क्षेत्र की जो खास बात यह है कि ये पहाड़ से जुड़ा हुआ है और नीचे मैदानी इलाके से को भी टच करता है, और ये जो जंगल है यहाँ के, ये काफी अच्छा इनका संरक्षण हुआ है। जंगली जानवरों के अलावा यहाँ पक्षी भी बहुत प्रकार के हैं। केंद्र सरकार के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर पौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में घुड़दौड़ी की कार्यशाला आयोजित की गई। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आज सेंट्रल पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की टीम ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, उद्यान, पेयजल समेत 17 ऐसे विषयों पर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जो आम आदमी के विकास से जुड़ी हैं। मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार भटगाई का कहना है कि सतत विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके 17 इंडिकेटर्स हैं, तो कई सारे विभाग हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारी नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होती है और ग्राम पंचायत लेवल पे भी हमारी जो GPDP होती है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, वो किस तरीके से ऐसा बने कि जो हमारे SDGs हैं उसकी भी हमें पूर्ति होती रहे। कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ मनोज कुमार पंत ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्कीम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शुरू किया है जो लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ये सतत विकास लक्ष्य जो है UN का एजेंडा है और भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है। पिछले 3-4 साल हो गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट इसका बनाया है। तो ऐसी अल्टीमेटली सारी स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर ही जो है वो संचालित होनी है। तो स्वाभाविक है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी स्कीम्स को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करना है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद आज बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। शीतकाल में अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना यहीं की जाएगी। आज ठीक 1 बजे भगवान केदारनाथ जी का प्रवेश अपने गद्दी ऊखीमठ के मानदाता क्षेत्र ओमकारेश्वर मंदिर में हुआ और आज यहाँ पर जो परंपराएं थी विधिवत पूर्ण होकर के जोधपुर महाराज जी के प्रमुख जो पूजा परंपरा थी, पूजा का जो संकल्प था वो छोड़ा गया और उसके उपरांत आज से जो बाबा केदार की पूजा होगी इस दिव्य धाम ओमकारेश्वर मंदिर में होगी। तो अब भगवान की जो शीतकालीन पूजा, दर्शन और अभिषेक पूजाएं होंगी वो यहीं पर ओमकारेश्वर मंदिर गद्दी स्थल में संपन्न की जाएगी। देवस्थान बोर्ड सभी देश विदेश के तीर्थ यात्रियों से अनुरोध करता है कि वो शीतकाल में भी इन धामों में आकर अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य का लाभ अर्जित करें। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।